हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसमें हम लोग 2011 से 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी हमने 2013 का जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 2014 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर 2011 से 23 तक आप अच्छे से कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं और एक एक ऑप्शन के बारे में जान जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि फलाना क्वेश्चन का आंसर क्या है और बाकी ऑप्शन क्यों कर लेते हैं, तब आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा आसानी से आप अपना जो है 15 से 20-25 नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपका जो नंबर आएगा प्रीलिम्स में तो आएगा ही, लेकिन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका मार्क्स जो है 15 से 20-25 नंबर अधिक हो जाएगा और आसानी से आप प्रीलिम्स को निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन को तो देखेंगे, उसके हम लोग जो है आज 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 2011, 12 और 11-12 का क्वेश्चन बाद में देखेंगे। 2013 का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 2014 का पूरा कंप्लीट हो चुका है 100 क्वेश्चन। आज हम लोग 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल दोस्तों। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, एक तरफ हिंदी का पीडीएफ है। ये ऑलरेडी जो है यूपीएससी आप लिखा हुआ है, देखिए प्रीलिम्स 2015 का ऑफिशियल पेपर है जिसको मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वाला बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको दोनों मीडियम आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट बोल रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों लॉन्च किया गया था, ठीक है। बोल रहा है, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू द पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट। गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने हेतु। फिर बोल रहा है, प्रमोटिंग वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर बोल रहा है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। देश को वित्तीय समावेशन में प्रोत्साहित करने के लिए देश में। फिर बोल रहा है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। जो उपांतिक या मार्जिनलाइज समुदाय हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 2014 में 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2014 में एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। मकसद यही था कि हम लोग जनधन खाता खुलवाएंगे, ठीक है। वो पब्लिक बैंक में हो सकता है, ठीक है, सरकारी बैंक में, और प्राइवेट बैंक में भी हो सकता है, जहाँ भी आपको खुलवाना है। उसके अलावा, ठीक है, पूरे भारत में हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोगों का अपना जो है बैंक खाता हो। इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा दोस्तों। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। तो बस इसका आंसर तो आपको पता है, 1 का सी होगा। लेकिन इतने ही जानने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा पूरा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में डिटेल में, ठीक है। और उसके साथ ये भी, ये किस ऑप्शन जो क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये भी जानना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि पहला ऑप्शन किसके लिए है, कि प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट। ये क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जिसमें गरीबों लोगों को हम लोग घर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम ये होमवर्क ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, जो स्कीम है ये, इसका लाभार्थी कौन बनने पड़ेगा, बेनिफिशियरी कौन बन सकता है, मोटा मोटा हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। क्या ये सभी लोगों के लिए है या कुछ समुदाय के लिए है, कुछ बीपीएल लोगों के लिए, किसके लिए, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से समझिए। तब फ्यूचर में क्या होगा, यूपीएससी ऐसे पूछ देगा कि प्रधानमंत्री आवास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, और आपको लगेगा अरे ये कि आप यूपीएससी ने पूछ लिया। देखिए 2015 में ऑलरेडी आपने यूपीएससी ने बता दिया कि देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे स्कीम का एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम हम सब एक ही साथ पूरा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी अगर कोई चाहते हैं कि अभी से थोड़ा सा पढ़ लेना, तो आप गूगल करके प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ गया। तो 1 का, इसीलिए ये वाला प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है, ये गलत है। फिर बोल रहा है, प्रमोटिंग वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरिया। पिछड़े जो क्षेत्रों में अगर हम स्वयं सहायता को प्रमोट करते हैं तो इसके लिए सरकार का बहुत सारा स्कीम है। जैसे आपने सुना होगा मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के भी द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा नाबार्ड का हमारा बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, ठीक है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसमें
बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है, नाबार्ड का भी है, आरबीआई का भी है, तो वो उसके बारे में है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, ठीक है। तो वो भी नहीं गलत बात बोल रहा है, गलत है ये। तीसरा तो सही हो गया। तीसरा हम लोग अब जनधन योजना के बारे में और भी डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले डी ऑप्शन किसके लिए बोल रहा है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ऐसा कोई सरकार का स्कीम नहीं है जिसमें डायरेक्ट पैसा पब्लिक के हाथ में दिया जाता है, वही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बीच में। हमारे पास अलग अलग योजना है, अटल पेंशन योजना है, ठीक है, जिसमें देते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम फाइनेंशियल हेल्प किसी को नहीं देते हैं। हम लोग किसानों के लिए देते हैं किसान सम्मान निधि, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग सी के बारे में, ऑप्शन सी के बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। मकसद यही था कि हर व्यक्ति का अपना जो है बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। अब बैंक खाता आप कहीं भी खुलवा सकते हैं, चाहे पब्लिक बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कहीं भी, ठीक है। अब बैंक खाता को खोलने के लिए बैंक का एक की तरफ से कोई व्यक्ति आपके गांव में जाएगा, ठीक है, या तो आप बैंक में जाएंगे, लेकिन जहाँ पे बैंक नहीं है वहाँ पे बैंक की तरफ से कोई व्यक्ति आता था जिसको बैंक मित्र बोलते थे। क्या बोलते हैं, बैंक मित्र। बैंक मित्र या इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। ये व्यक्ति होता था जो आपको मदद करता था गांव-गांव जाके खाता खुलवाने में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसका दूसरा वर्सन लॉन्च किया है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गूगल पे आप टाइप करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2.0, उसके पहले में जाएंगे, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे जाइए स्कीम का डिटेल में, तो फिर आपको भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर पूछ देखिए इस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में दिख रहा है आपको डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। स्कीम का डिटेल क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि किसके लिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जिसमें हम लोग वित्तीय सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, जिसमें क्या खोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। यहीं पे यूपीएससी पूछ सकता है कि करंट अकाउंट खोल रहा है। करंट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, क्या खोल दे रहे हैं लोगों को, सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, जहाँ पे लोग डिपॉजिट जो है जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी शादी हो रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नॉइज जाए, ठीक है, बीच बीच में, तो उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा गेट वेट बंद करके रिकॉर्ड करने का, ताकि आवाज़ जो है ना आए। फिर भी इतने जोर से वो बजा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हम कोशिश करें जोर जोर से बोलने का, ताकि आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे और ये सब पों पाँ की आवाज़ नहीं सुनाई दे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हैं। इसमें लोगों को अपना रेमिटेंस जो होता है भेजते हैं। एक मान लो कोई आदमी बाहर नौकरी कर रहा है तो रेमिटेंस भेजेगा विदेश से, तो रेमिटेंस भी स्वीकार करेगा। क्रेडिट मतलब लोन भी मिल सकता है आपको, बीमा कवरेज भी है, इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है, सारे चीज़ इसमें कवर है एफोर्डेबल मैनर में। एफोर्डेबल मतलब जितना आप एफोर्ड कर पाएंगे उसके अनुसार, ठीक है। इस स्कीम में एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट आपका अकाउंट खुल रहा है, और ये आप कहीं भी ब्रांच में खोल सकते हैं, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं उसके थ्रू भी खुलवा सकते हैं। किन लोगों का, उन लोगों का जिसका कहीं भी अभी तक कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें एक व्यक्ति का जो इसके पास पहले कोई खाता नहीं है उसके लिए एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कि आप कितना पैसा कम से कम रखना पड़ेगा, इसका कोई झंझट नहीं है। आपको 0 रुपया भी रहेगा अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप पैसा जमा करेंगे, ठीक है, उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और जो लोग अकाउंट खुलवाएंगे हर व्यक्ति को एक रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा हर व्यक्ति को जो अकाउंट खोलेगा अपना। इसके अलावा आपको 2 लाख का जो है एक्सीडेंट कवर भी है। अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो इंश्योरेंस कवर भी आपको 2 लाख तक मिलेगा। पहले ये 1 लाख तक था, लेकिन जो भी व्यक्ति 28/8/2018 के बाद अकाउंट खुलवाएगा उसको 2 लाख तक का एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ शादी हो रही है तो आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगा 10,000 रुपये तक का। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर भी अपने अकाउंट से वो 10,000 रुपये तक निकाल सकता है, बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकता है। इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले ये
5,000 रुपये था, लेकिन सरकार ने इसको 10,000 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खुलवाएगा, उसको सरकार अगर कोई पैसा देना चाहता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत मनरेगा का पैसा या एलपीजी सिलेंडर का पैसा दे सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसके तहत भी इसको पैसा उसी के थ्रू कट सकता है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू भी पैसा उसको कटवा सकता है। अटल पेंशन योजना का भी लाभ ले सकता है और मुद्रा योजना का भी लाभ ले सकता है। तो मतलब सरकार ये बोल रही है कि हर व्यक्ति को जो है आप अकाउंट खुलवाइए। इससे क्या होगा कि आपको सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसको पैसा इसी खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आशा करते हैं कि आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको सर्च करना है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो गूगल पे टाइप कीजिएगा PMAY, पहला आएगा, उसको खोलिएगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे आएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लिखा हुआ है, अर्बन के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना का 2 भाग है, एक है शहरों के लिए अर्बन और एक है रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए रूरल। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे जब, ठीक है, तो ऊपर में था प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, तो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, अब पूरा डिटेल में नहीं पढ़े, ये नहीं कि लेके बैठे हैं आधा घंटा तक, नहीं। यहाँ पे जाएंगे, देखिए FAQ भी पढ़ लेंगे, बहुत हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना FAQ, अच्छा मिल रही है। नेट अभी नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट वेबसाइट है, धीरे धीरे होता है ऐसा स्पीड। चलिए, ठीक है ना, समझ गए ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे रिपीट करता है, ये थोड़ी ना पूछ देगा अगली बार कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। ये ऑप्शन से पूछ देगा कि यहाँ पे आवास योजना का चर्चा हुआ है, यहाँ पे नाबार्ड का चर्चा हुआ है। ठीक है। ये तो कोई काम का नहीं है। मुद्रा का चर्चा यहाँ पे हुआ है, तो मुद्रा से पूछ सकता है, आवास योजना से पूछ सकता है, RBI का जो नाबार्ड का बैंक के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक करता है उसके बारे में पूछ सकता है। तो उसके बारे में ये जो है लिंक वाला, वो मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर उसको आप देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन पूछा है, तो अब UPSC थोड़ी ना 14 से पूछेगा, अब वो पूछेगा 15वां से, क्योंकि 15वां वित्त आयोग जो है उसका रिकमेंडेशन 2026 तक मान्य है। ठीक है। NK सिंह जिसके चेयरमैन है। तो 14 इसमें 2015 में 14 इसलिए पूछा क्योंकि उसमें 14 न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में 15 है। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से डिकोड करना है कि भाई अगर 2015 में 14 का फाइनेंस कमीशन से पूछ रहा है, मतलब हाई चांस है कि 2014 में 15 वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू 2024 के लिए अपने को तैयार करेंगे, फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 14 का देखते हैं आगे, उसको हम 15वां का डिस्कस करेंगे। बोल रहा है 14 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग क्या होता है, आर्टिकल 280 के तहत जो है बनता है, राष्ट्रपति बनाता है, एक संवैधानिक संस्था है, इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसे सब आपको पॉलिटी मैंने अच्छे से पढ़ा है, जरूर देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा रिकमेंडेशन बोल रहा है, इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम द 32% टू 42%। बोल रहा है इसने केंद्रीय विभागीय पूलों में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया है। ये एकदम सही बात है। फिर बोल रहा है, इट हैज मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। बोलना है इसने विशेष तौर पर सेक्टर से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशों की है। तो ये गलत बात है। 14वां वित्त आयोग ने नहीं बोला था कि अलग अलग सेक्टर में कितना देंगे, मतलब हेल्थ में कितना देंगे, एजुकेशन में कितना देंगे, वो नहीं बोला था। लेकिन जब हम 15वां वित्त आयोग के बारे में भी देखेंगे तो उसमें ये बोला है कि सेक्टर स्पेसिफिक के बारे में बोला है। तो उस केस में अगर यही ऑप्शन पूछता है 15वें वित्त आयोग में, तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन 14वां वित्त आयोग ने इस ऑप्शन के बारे में नहीं बोला था। ठीक है। लेकिन हाँ, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स वैक्स कलेक्ट हो रहा है, इसके पास 100 रुपया पूरा जो राज्यों के साथ बांटना है, तो 14वां वित्त आयोग ने बोला कि 100 रुपये का 42 रुपये ही बांटो। 13वां वित्त आयोग बोला था 32 रुपये बांटो, 14वां बोला 42 रुपये बांटो, और 15वां बोलेगा 41 रुपये बांटो। ठीक है। और 41 रुपये मतलब 41%, तो 1% कम किया है 15वां वित्त आयोग ने, 42 से कितना किया 41। लेकिन जो 1% है इसने नया जो अभी लद्दाख और यूनियन टेरिटरी बना है उसके लिए 1% रखा है। तो मतलब अगर मोटा मोटी दिखेगा तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 42 रुपया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का जा रहा है।
अब 1% एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं लद्दाख और यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है ना। पहले लद्दाख तो था नहीं, जम्मू कश्मीर था, तो 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं और पूरा राज्यों को 41 दे रहे हैं, तो टोटल मिला के 41 प्लस 1 कितना हो गया 42। तभी भी 42 रुपये जा रहा है, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 41% टोटल राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को, और 1% हमारे लद्दाख को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब हम लोग, तो इसका आंसर तो हो गया आपका केवल 1, लेकिन हमें और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो दोस्तों गूगल पे अगर आप टाइप करिएगा 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक होगा PRS, है ना, PRS है, यहाँ पे जाइए। उसके बाद बहुत अच्छा एक रिपोर्ट है मस्त वाला, ठीक है, इसको पूरा अगर पढ़ लेंगे, ज़्यादा लंबा है नहीं, एकदम छोटा सा रिपोर्ट है, बस इतना ही ख़त्म हो जाएगा। बस देखिए इतना ही है। अगर इतना इसको पढ़ लेते हैं तो अगर 15 फाइनेंस कमीशन से आपका क्वेश्चन बनेगा तो इससे बन जाएगा। मैं आपको भी समझा देता हूँ, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आपको पता है कि जीरो इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, इसका PDF मैं दे दूँगा वहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, बोल रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब चीज़ बढ़िया से मिल जाता है। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट का समरी है। तो सबसे पहले बोला कि फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो भारत का राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो इनके सिंह थे, ठीक है। इन्होंने 2 रिपोर्ट दिया है। पहला रिपोर्ट 2020-21 के लिए वैलिड है, ठीक है, और जो लास्ट रिपोर्ट आया सेकेंड रिपोर्ट वो 2021 से 26 तक के समय के लिए वैलिड है। देखिए दोस्तों, पहला इसने ये बोला कि सेंटर को जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है जिसमें से राज्यों को बांटना है उसको 41% ही देना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया। 14वां वित्त आयोग ने बोला था 42%, तो 1% एक्स्ट्रा जो है हम लोग सेंटर से अभी भी 42 रुपये ही जा रहा है, लेकिन 41 रुपये राज्यों को जा रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। और जो 1 रुपया है, मतलब 1% जो है, तो नया जो यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए, उसके लिए रखे हैं। तो अभी भी सेंटर से 42 रुपये ही जा रहा है। 41% पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, और 1% जो है वो आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर को जा रहा है, ठीक है। फिर किस आधार पे सेंटर से पैसा जाता है स्टेट को, बिहार को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो 14वां वित्त आयोग था 2015 से 20 तक का, उसका रिकमेंडेशन जो है सलाह माननीय था। 15वें वित्त आयोग को 2020-21 के लिए माननीय है पहला रिपोर्ट, और जो प्रेजेंट में 15वें वित्त आयोग का जो दूसरा रिपोर्ट है वो 2021 से 26 तक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया दिए हैं कि किस आधार पे हम बांटेंगे, तो अगर इनकम का डिस्टेंस का क्राइटेरिया दिए हैं 50%। इनकम डिस्टेंस मतलब सबसे अमीर जो राज्य है, ठीक है, और सबसे जो गरीब, और वो जो राज्य जिसको मान लो हम लोग सबसे अमीर राज्य मान के बोल रहे हैं, मान लो सिक्किम है, ठीक है, सॉरी सिक्किम के बोल रहे हैं, आपका गोवा है सबसे अमीर राज्य, ठीक है, गोवा। मान लो हम बिहार को दे रहे हैं पैसा, तो हम देखेंगे गोवा के संदर्भ में बिहार कितना गरीब है, उतना उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम लोग जो क्राइटेरिया दिए उसको हम लोग इनकम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस मतलब जो राज्य जितना गरीब होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि हम अमीर राज्य से कंपेयर कर रहे हैं। मान लो हम महाराष्ट्र से कंपेयर कर रहे हैं गोवा को, तो गोवा सबसे अमीर है, लेकिन महाराष्ट्र भी उससे थोड़ा सा ही कम गरीब होगा। तो महाराष्ट्र को अगर हम देखेंगे इनकम डिस्टेंस के हिसाब से तो पैसा कम मिलेगा, वहीं बिहार को पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। समझ गए। तो 14 फाइनेंस कमीशन में इसको हम लोग इनकम डिस्टेंस बोलते हैं। 14 फाइनेंस कमीशन में जो इनकम का क्राइटेरिया था वो था 50% वेटेज हम लोग इनकम डिस्टेंस को देते थे। 15वें वित्त आयोग में इसको हम लोग हटा के 45% कर दिए, पहला रिपोर्ट में भी और दूसरा रिपोर्ट में भी। एरिया को हम लोग जो प्रेफरेंस देते थे, वेटेज देते थे 15%, जो 15वां वित्त आयोग के पहला और दूसरा रिपोर्ट में भी 15-15% है, कोई चेंज नहीं हुआ है। 15वां वित्त आयोग में जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, उसको 1971 के जनसंख्या को हम लोग 17.5% वेटेज देते थे, और 2011 की जनसंख्या को 10%। लेकिन 2015 का जब हमारा 15वां वित्त आयोग था 2020-21 का पहला रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट जो 21 से 26 था, उसमें 1971 की जनसंख्या का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिए हैं मतलब। लेकिन 2011 का वेटेज हम लोग बढ़ा दिए हैं, 15% कर दिए 15, ठीक है। डेमोग्राफी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2014वां रिपोर्ट में इसका कुछ नहीं था। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब मृत्यु दर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, लिंग अनुपात जो भी होता है डेमोग्राफिक देखते थे। तो 2014 में इसका कोई हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन 15 में 12.5% हम लोग वेटेज दिए हैं। फॉरेस्ट कवर जो था 7.5% था, लेकिन 2015 में मतलब जो 15वां रिकमेंडेशन था 15वां वित्त आयोग, उसमें हम लोग इसको नहीं लिए। लेकिन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 2014 में कुछ नहीं था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में इसको 10% वेटेज किए हैं। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट कि कोई राज्य जो है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, कर को कलेक्ट करने के लिए कितना अच्छा से सुविधा दे रहा है,
ठीक है, और कितना अच्छा टैक्स कलेक्ट कर रहा है। 2014 में इसको कोई हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 15वां वित्त आयोग में, ठीक है, हम लोग 2.5% दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग क्राइटेरिया जो है काफ़ी हद तक 15वें वित्त आयोग में किए हैं। और फिर हर राज्य का ये चीज़ निकाला जाता है, और जिस राज्य को जितना फिर संख्या आएगा उसके आधार पर उतना उसको सेंटर से पैसा देगा। तो सेंटर से पैसा जो 100 रुपये में से 42 रुपये जा रहा है, 41 रुपये प्लस 1 रुपये, ठीक है। तो अब फिर वो राज्यों में किस तरह से बटेगा वो क्राइटेरिया है, ये समझ में आया, ठीक है। तो उसी तरह से आप ये वाला PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जितना बताना था आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा कि हम लोग ग्रांट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रांट जा रहा है 17 राज्यों को, हम लोग ग्रांट भी दे रहे हैं। जिसको पास जो अपना पूरा खर्चा नहीं निभा पा रहा है, नहीं उठा पा रहे हैं, उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दे रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, आर्ट सेक्टर को हम लोग दे रहे हैं, जुडिशरी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। उसी तरह से राज्य के लिए भी ग्रांट दे रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, जिस राज्य को जैसा ज़रूरत है उस तरह से उसको ग्रांट दिया जा रहा है। फिर लोकल बॉडीज़ को भी हम लोग ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्रांट दे रहे हैं जो परफॉर्मेंस से लिंक होगा, कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ग्रांट मिलेगा। और कुछ ग्रांट ऐसा है जो कंडीशन जिसके साथ अटैच नहीं है, मतलब ऐसा ही आपको पैसा दे देगा केंद्र सरकार, ठीक है। उसको बोलते हैं अनटाइड ग्रांट। तो जो टाइड ग्रांट होता है वो लिंक होता है कि आपका परफॉर्मेंस, अगर आप कोई दो म्यूनसिपालिटी है, मान लो M1 और M2 दो म्यूनसिपाल्टी है। M1 जो म्यूनसिपाल्टी है उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है, और M2 जो है उतना अच्छा नहीं कर रही है। तो जो हम टाइड ग्रांट देंगे तो M1 को ज़्यादा पैसा देंगे, M2 को कम। लेकिन जो अनटाइड ग्रांट होता है वो आपके परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो M1 M2 उस केस में दोनों को बराबर मिलेगा पैसा, ठीक है। तो ग्रांट भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग लोकल बॉडी को भी दोस्तों ग्रांट दे रहे हैं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सरकार ने ये कमेटी ने ये बोला, फाइनेंस कमीशन ने, कि जो एग्जिस्ट कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट चल रहा है अभी आपको पता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर नॉर्मल राज्य है तो 75% सेंटर देता है और 25% राज्य देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालय का राज्य है तो 90% सेंटर देगा और 10% राज्य देगा, ठीक है। तो वो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जो एग्रीमेंट चल रहा है उसी को मेंटेन करो, कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट और जो ऋण का जो स्तर है, कमीशन ने ये बोला कि भारत सरकार को चाहिए कि जो भी उसका फिजिकल डेफिसिट है वो उसका GDP का 4% लेके आए 2025-26 तक, ठीक है। और वहीं राज्यों को बोला कि आप भी जो है धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि 4% अपना जो है फिजिकल डेफिसिट 2021-22 तक लेके आएंगे, 3.5% 2022-23 तक लेके आएंगे, और 2023-26 तक 3% लेके आएंगे। मतलब राज्यों को भी बोला गया है कि आप धीरे धीरे करके 3% तक लेके आओ 2023-26 तक, ठीक है। और सेंटर को बोला गया है कि 2025-26 तक 4% लेके आओ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ भारत सरकार राज्यों को ये बोला गया कि अगर आपका 2021-25 तक अगर आप पैसा जो है आपको कमी हो जाता है, ठीक है, तो आप जो है पावर सेक्टर के लिए पैसा उठा सकते हो। पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आप पैसा जो है उठा सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं एक्स्ट्रा, तो जितना भी आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब राज्य का जितना GDP है उसका 2.5% वो राज्य जो है हर साल में उधार ले सकता है पैसा, ठीक है, 2021 से 25 तक। लेकिन तभी ले पाएगा जब वो जो पावर सेक्टर होगा, जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर होता है, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जो पावर सेक्टर होगा उसमें अगर कोई सुधार लेगा तब, जैसे अगर वो सरकार लॉस को कम करेगा, रेवेन्यू गैप को कम करेगा, तो ये सारा चीज़ है, टैरिफ सब्सिडी को कम करेगा तभी, ठीक है। साथ ही साथ कमीशन ने ये भी बोला है कि सेंटर को करना चाहिए कि जो उसका GDP का 62.9% केंद्र सरकार पे अभी बोझ है, बर्डन है किसका, ऋण का। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि आपके पे जो बोझ है 62.9% आपके GDP का आपका उधार है, उसको 2020-21 में जो आपका ये है उसको आप 25-26 तक 56.6% करो। और राज्य को बोला कि आपका जो टोटल राज्य जितना है, मतलब आपको पता है कि सेंटर है और बहुत सारे राज्य हैं, तो भारत सरकार का जो उधार है उसको बोला गया कि आप 2025-26 तक 56.6% अपने GDP का करो। और पूरे राज्यों को ये बोला गया कंबाइन में कि आप जो है उसको घटा के, अभी आपका पास 33.1% GDP का लोन है, लेकिन उसको आप घटा के 32.5% करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इससे ये भी देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा ऋण है
और पूरे राज्यों का मिला देंगे तब जाके मात्र 33.1% है, जिसको घटा के 32.5% करना है 2025-26 तक। फिर राज्यों को ये भी बोला गया कि जो हमारा FRBM टारगेट है उसको मेंटेन करने के लिए और किस तरह से उसको लागू करेंगे, हर राज्य को बोला कि आप जो है कुछ उसमें कुछ कुछ करो, हाई पावर जो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बनाओ, ठीक है। उसी तरह से रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करो कि और भी कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, इसके लिए आप TDS और TCS लेके आओ और भी उसको अच्छे से करो। स्टाम्प ड्यूटी ये सबको मतलब पोटेंशियल बहुत है कि राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी से पैसा कमा सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस से, लेकिन अभी राज्य सरकार अच्छे से सब चीज़ मेंटेन नहीं किया है। इसीलिए बोला फाइनेंस कमीशन ने कि सभी चीज़ को कंप्यूटर से कंप्यूटराइजेशन करो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का, ताकि ऑटोमेटिक सरकार के पास अब डेटा चला जाए कि किस आदमी के पास कितना ज़मीन है और उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स ले पाए, ठीक है। तो उसके अलावा राज्यों को ये भी रिकमेंडेशन ये भी मिला कि केंद्र सरकार को कि जो GST है उसमें बोला गया था कि बहुत अलग अलग टैक्स है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इसने बोला कि टैक्स का जो वो है स्लैब है वो कम करो, ठीक है, और 12 और 18% का जो टैक्स है उसको मर्ज करके एक टैक्स लेके आओ, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद फाइनेंस का मैनेजमेंट भी रखो कि किस सेंटर को स्टेट से कितना, सेंटर से स्टेट को कितना पैसा जा रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, सारी चीज़ को डेटा वेटा रखो, ये भी बोला गया है। साथ ही साथ ये भी बोला कि हेल्थ में जो है जितना भी आपका GDP है 8% से ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों खर्चा करता है, वो बोला कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राज्य को राज्य पे से वैरी करना चाहिए। मान लीजिए केरल को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्वास्थ्य में पैसा देने का सेंटर से, ठीक है, उसको किसी और में पैसा चाहिए, लेकिन बिहार को ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य में, तो इसलिए बोला कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए राज्य टू राज्य, जैसा ज़रूरत वैसा पैसा, ठीक है। फिर बोला कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाने की ज़रूरत है। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब ऐसा फंड जो लैप्स नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई फंड है जिसमें सरकार ने बोला कि अभी हम इसको 2000 रुपये इसमें देते हैं, तो अगर ये फंड एक साल में अगर खर्च नहीं किया तो अगले साल ऐसा नहीं है कि वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, वो पैसा अभी भी जितना मान लीजिए 2000 में से 1000 रुपया खर्चा किया तो 1000 बचा, तो 1000 अगले साल जुड़ जाएगा, मतलब लैप्स नहीं होगा, मतलब 1000 रुपया उससे ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो वही बोला है कि फाइनेंस कमीशन ने कि नॉन लैप्सेबल फंड बनाओ जिसका नाम होगा मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के आधुनिकीकरण के लिए एक फंड बनाने के लिए बोला कि जिसमें पैसा कम से कम 2.4 लाख करोड़ होना चाहिए आने वाले 5 साल में 2021 से 26 में, जिसमें से 1.5 लाख रुपए जो है वो भारत सरकार देगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और बाकी का जो 0.9 लाख बचा ना, क्योंकि देखिए 2.4 लाख करोड़ का फंड बनाओ, जिसमें से बोला कि 1.5 लाख करोड़ जो है वो भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगा। बाकी का जो हमारे पास 0.9 लाख करोड़ फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो बोला कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसका विनिवेश करो, और जो भी हमारा डिफेंस का जो ज़मीन है जो खाली पड़ा है उस वहाँ से भी पैसा कलेक्ट करो, ठीक है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बोला है, ठीक है, कि उसको टाइम जो है उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 2 पार्टी होता है, कौन कौन, एक होता है सेंटर और एक होता है स्टेट, और तीसरा पार्टी मतलब जो इंडिपेंडेंट होगा, जो ना तो सेंटर से होगा ना तो स्टेट से होगा, कोई वो प्राइवेट संस्था से होगा, वो देखेगी कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हमारा स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये भी हमारा फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितना पैसा सब किस राज्य को कितना अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है, तो आप देखिए सबसे अधिक जो पैसा मिल रहा है वो किसको मिलेगा बताइए, वो यूपी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शुरू के टॉप का याद कर लिए, टॉप 3, उसके बाद देखिए बिहार को मिल रहा है कितना, जितना भी मान लो सेंटर के पास 100 पैसा है तो 10 रुपया मतलब 10% मिल रहा है बिहार को, और 17% 18% के आसपास यूपी को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा कि कौन टॉप में है और सबसे बॉटम में कौन मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि ग्रांट जो 2021-26 में मिल रहा है, उसमें अब देखिए लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट कितना दिया गया है, 436 लगभग लाख करोड़, ठीक है, 4.36 लाख करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इतना दिया हुआ है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है 45,000 करोड़ रुपए के आसपास, फिर आपके हेल्थ के लिए, तो ये भी आपको जो है यूपीएससी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ग्राम सड़क योजना के लिए इतना दिया गया है, तो अगर टॉप पूछेगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, फिर हमारा हेल्थ, और फिर ग्राम सड़क योजना। अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो वो मार देगा एजुकेशन,
नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, उल्टा पुल्टा मार ही देगा। ठीक है, देखिए जुडिशरी के लिए भी ठीक ठाक दिए हैं 10,425 करोड़, है ना, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हो। बाकी हम लोग डिजास्टर के लिए भी 122 जो है 1.22 लाख करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो ये है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट हो गया ख़त्म। ठीक है, समझ गए। तो हमें इस तरह से PYQ को पढ़ना है। देखिए 2 क्वेश्चन करने में इतना समय लगा, लेकिन जो भी करेंगे पेपर श्योर शॉट आना ही आना है। कहाँ से पूछेगा, अगर आप पूरा अच्छे से PYQ अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो। स्टैटिक बुक्स पढ़ा दूंगा मैं, जो पढ़ा ही दिया हूँ लगभग, बस साइंस टेक बचा है और एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। बाकी थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ बचा है। जैसे पॉलिटी का 2-4 वीडियो आएगा, ज्योग्राफी का 2-4 वीडियो आएगा, इकोनॉमी का 2-4 आएगा। बाकी आपका जो है 80 से 90%, 80 से 90% हम पढ़ा चुके हैं। तो ज़रूर देखिए, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो 2 का जो आंसर हो गया ये। बाकी डिटेल में हम लोगों ने 15वां वित्तायोग को अच्छे से डिस्कस कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। बोल रहा है द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन होने के बाद ही हमारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बना है, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें टोटल 5 देश मेंबर हैं और अभी जो है हाल ही में 3 देश और उसका मेंबर बना है। ठीक है, तो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के बाद ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी दोस्तों बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है कि इसका हेड क्वार्टर जो है शंघाई में है, बल्कि और इसका रीजनल ऑफिस जो है आपका हर देश में है, कि रसिया में भी है, इंडिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है और ब्राज़ील में भी है रीजनल ऑफिस। लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है आपका, शंघाई में। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो ब्रिक्स बैंक है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं। ठीक है, और कितना % उसको उसमें एक रिजर्व बनाया है। मैं बता देता हूँ, $100 बिलियन का उसमें एक रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, और याद रखिएगा कि ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि फोर्टलेजा जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, बाकी मैं जब आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो उसमें एशियान के बारे में डिटेल में बताऊँगा, OECD के बारे में डिटेल में बताएंगे और WTO के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सके कि अगले बार UPSC WTO के बारे में डिटेल में पूछ ले, OECD के बारे में डिटेल में पूछ ले, एशियान के बारे में पूछ ले। तो इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है, OECD का भी मेंबर नहीं है, लेकिन ये WTO का मेंबर है और ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, WTO के बारे में क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो उसको हम वहाँ पे WTO को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी OECD का याद रखिएगा, OECD में डेवलप्ड जो देश हैं, विकसित देश हैं, वही इसके मेंबर हैं। और एशियान में जो है टोटल कितने देश हैं, तो BPL TV MIM CS। ठीक है, तो एशियान में कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं, जिसको आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं BPL TV मिमिक्स। तो B से हो गया ब्रुनेई। ठीक है, P से फिलीपींस, L से लाओस, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, M से म्यांमार, I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, C से कंबोडिया और S से सिंगापुर। तो टोटल 10 देश मिल के एशियान देश बनाए हैं। इंडिया का एशियान के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ठीक है, और चाइना का भी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिक्स। ठीक है, बाकी हम आपको एशियान के बारे में, OECD के बारे में और WTO के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, जब हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का क्लास लेंगे तब। ठीक है, तो आपको कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ कंप्लीट तैयारी आपका करवाया जाएगा, बस आप विश्वास करके अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि ए डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी देश के अगर कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। देखिए, टैक्स टू GDP का मतलब क्या हुआ, टैक्स बटा GDP, मतलब कर बटा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये बताइए मुझे कि अगर टैक्स टू GDP रेशियो कम है, इसका मतलब क्या होगा, आपका कर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखिए, अगर GDP बढ़ेगा दोस्तों, GDP बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विस आपका बढ़ रहा है ना, गुड्स एंड सर्विस बढ़ रहा है। तो जब गुड्स एंड सर्विस का बढ़ेगा, ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब अगर टैक्स टू GDP रेशियो घट रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि टैक्स भी घट रहा है और GDP भी घट रहा है। क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि टैक्स बढ़ेगा और GDP घटेगा, GDP घटेगा टैक्स बढ़ेगा, दोनों साथ साथ चलता है। अगर किसी देश में GDP बढ़ रहा है तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। जैसे आप देख लीजिए, भारत का GDP ग्रोथ हो रहा है तो हमारा टैक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि टैक्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जो होता है एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। और जीडीपी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हम कंजम्पशन मेथड से देखें तो C + I + G + X - M, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो टैक्स भी ज़्यादा देगा। और अगर हम जीडीपी अगर इनकम मेथड से देखें तो जीडीपी बराबर वेज प्लस इनकम प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो लोग इनकम कब बढ़ेगा, लोग का वेज भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेंट भी बढ़ेगा। तो लोग जो है रेंट बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपको इनकम टैक्स लगेगा, वेज बढ़ेगा तो भी आप जो है खर्चा वर्चा ज़्यादा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नहीं कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो हम लोग का टैक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो घटेगा, घटेगा तो मतलब दोनों घट रहा है, टैक्स भी घट रहा है, जीडीपी भी घट रहा है, ठीक है। और जीडीपी जब घटेगा तो क्या होगा, हमारा आर्थिक वृद्धि दर धीमा होगा, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब बताइए कि अगर टैक्स घट रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि अंबानी का टैक्स घट रहा होगा या आम आदमी का टैक्स घट रहा होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। अब बोल सकते हो, मान लीजिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि सब लोगों का इनकम बढ़ रहा होगा, नहीं। हो सकता है कि जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हो सकता है कि एक इकोनॉमी होगा, मान लीजिए एक इकोनॉमी है जहाँ पे सिर्फ मर्सिडीज़ कार ही प्रोड्यूस हो रहा है और बिक रहा है, तो मर्सिडीज़ कार जब बिकेगा तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। अब वो अंबानी तो खरीद रहा है लेकिन हम तो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का कम होना ये कभी नहीं बताता है कि राष्ट्रीय आय का कम सामूहिक इक्विटेबल वितरण। हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं चलता है कि कौन कितना कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है, यही जीडीपी का जो है बुराई है, क्योंकि जीडीपी जो है वो ओवरऑल नापता है, ये एक एक इंडिविजुअल का नहीं नापता। इसीलिए हम लोग और भी इंडेक्स पे फोकस करते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोग इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, हम लोग देखते हैं जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत सारा और भी इंडेक्स से देखते हैं। तो लेकिन जीडीपी क्या है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है, तो एक सिंपल मेथड जो है हर देश को कंपेयर करने का वो है जीडीपी, इसीलिए हम लोग जीडीपी को प्रीफर करते हैं। लेकिन जीडीपी से और टैक्स टू जीडीपी रेशियो का कम होने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कितना कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चलेगा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर घट रहा है इसका मतलब कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है क्योंकि जीडीपी घट रहा है। लेकिन अगर टैक्स घट रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसका घट रहा है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी से और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो, तो याद रखिएगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसको आप दिमाग में फिट करके रखिए, आपको बहुत मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कौन सा सही उत्तर है दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा बस सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल और अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। दोस्तों मैंने आपको साइक्लोन के बारे में पढ़ाया है, ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि नहीं बताइए। तो वहाँ मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ाया था, जो आपका कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक्स एरिया में आता है। तो बोल रहा है कि हमारा जो जैसे ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अफ्रीका है, इसी के बीच में अटलांटिक ओशियन है। तो बोल रहा है हमारा जो साउथ अटलांटिक ओशियन है इधर, और जो हमारा साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है इधर, ठीक है, सॉरी साउथ अटलांटिक ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन इधर हो गया, क्योंकि इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर एशिया है। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन हो गया, और ये यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, और ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन। तो बोल रहा अटलांटिक ओशियन के साउथ में और पैसिफिक ओशियन के साउथ ईस्ट में हमें जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं दिखता है, क्या कारण है। तो मैंने आपको जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया था तो उसमें बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है, समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्लस लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, जहाँ पे लो प्रेशर मतलब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होना चाहिए, ठीक है, प्लस विंड जो है ऊपर मूव करना चाहिए, और वर्टिकल जो डिस्ट्रैक्शन हो बहुत कम होना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर यहाँ पे हमारा साइक्लोन अगर नहीं बन रहा है इस एरिया में, ठीक, और इस एरिया में, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोल्ड करंट भी बहता है, पेरू करंट, तो पेरू करंट होने के कारण तापमान जो है कम हो जाता है, तो एक कारण हो सकता है। अब ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ, तो आपका ठंडा टेम्परेचर होता है। तो एक तो ठीक है कि समुद्र का तापमान कम होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए जो मेन कारण होता है वो होता है ITCZ।
ITCZ वो एरिया होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लो प्रेशर का एरिया होता है, और साइक्लोन बिना लो प्रेशर एरिया के नहीं होगा। ITCZ मतलब क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसी एरिया को हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया होता है, यहाँ पे हवा ऊपर उठता है, और जितना हवा ऊपर उठेगा बगल से हवा आएगा और साइक्लोन घूमेगा, बनेगा, है ना। तो इसीलिए कहीं भी अगर हमें बनना है साइक्लोन तो मेन जो क्राइटेरिया है वो है ITCZ, जिसके बारे में मैंने आपको मानसून में अच्छे से बताया था कि बिना ITCZ के मानसून नहीं बनता है, जहाँ रहेगा वहीं बनेगा। उसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो आपका लो प्रेशर है और आपका हाई मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, तभी बनेगा, है ना। तो ये तो सही है कि साउथ अटलांटिक ओशियन में या साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर जो है समुद्र का कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मेन कारण जो साइक्लोन नहीं बनने का होता है वो इसलिए होता है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे सेल्डम ऑकर्स है, मतलब विरले ही बनता है, कभी कभार बनता है। और जहाँ भी ITCZ बनेगा मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनना तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया। तो 5 का आंसर होगा बी। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 का आंसर होगा बी। बाकी बोल रहा है कि कोरियोलिस फोर्स इज़ टू वीक। तो अब देखिए यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर भी लो होता है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि कोल्ड करंट बहता है पैसिफिक ओशियन में, जिसको हम्बोल्ट या पेरू करंट बोलते हैं, जिसके कारण समुद्र का तापमान जो है कम हो जाता है। तो वो भी एक कारण है। लेकिन इसमें पूछा है यार कि व्हाट इज़ द रीजन, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस तो दिया नहीं है कि 1 2 2 3 3 4 ABCD ऐसे नहीं दिया है, इसीलिए हम जाएंगे ITCZ में। लेकिन यहीं पे अगर इसको नंबर ऑप्शन को देता है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो और लिखता है यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 या होगा, या 1 2 3 होगा, या 1 2 4 होगा, तब हम जाएंगे 1 2 4 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ITCZ भी नहीं है। और आपको पता है कि साउथ अटलांटिक ओशियन में, साउथ ईस्टर्न ओशियन में, ठीक है। और देखिए 1 2 4 नहीं जाएंगे क्योंकि अब्सेंस ऑफ लैंड यहाँ पे लैंड का कोई मतलब ही नहीं है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है, पानी में, पानी होना चाहिए। और पानी पर्याप्त है हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। इसीलिए जो सही आंसर की तरफ हम जाते हैं वो जाते हैं ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। बाकी उच्च, ये तो ज़मीन जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कमज़ोर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो उसको पढ़िए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या कोरियोलिस फोर्स होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया कि इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो इक्वेटर से पोल की तरफ कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूमने के कारण जो है कोरियोलिस फोर्स होता है, बनता है, ठीक है। तो इक्वेटर में इसीलिए हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, सब है, लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है इक्वेटर में, इसीलिए हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर में, विश्व भूमध्य रेखा में नहीं बनता है 0 डिग्री पे, है ना। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो पोल में तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है इसलिए कोरियोलिस फोर्स कमज़ोर होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गलत है। क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, और हमारा जो साउथ अटलांटिक ओशियन है उसमें वो पोल की तरफ है, तो वहाँ कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होगा, तो साइक्लोन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो समुद्र का तापमान कम हो जा रहा है, और दूसरा ITCZ कभी कभार बनता है। तो मेन कारण ITCZ, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस रहता है तो हम ITCZ प्लस सी सरफेस टेम्परेचर भी करते हैं, लेकिन कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा और अब्सेंस ऑफ लैंड नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन नहीं होना चाहिए, तभी जाके हमारा साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना मजबूत होता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको समुद्र में आता है, और जैसे जैसे उड़ीसा में जाओगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा प्रभाव देगा। अभी जैसे मिचोंग आया, वो प्रभाव किसको दे रहा है, वो बिहार में थोड़ी ना प्रभाव दे रहा है, वो किसको दे रहा है, कोस्टल एरिया को, जैसे तमिलनाडु में, जैसे आंध्र प्रदेश में, जैसे उड़ीसा में। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो 5 का आंसर होगा वो बी। बाकी ऑप्शन को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 6 देखते हैं अब। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। बोला भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। तो यहाँ पे भारत का हमें लोकेशन पूछा है, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले मैप देखिए आप। देखिए दोस्तों, जब इंडिया का मैप देखेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा भारत दिखता है, ठीक है, दिख रहा है। तो हमें देखना है कि अगर हम बात करें इंडिया का लैटिट्यूड का, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो मेन लैंड का देखेंगे तो 8.4 है मेन लैंड का, मतलब जो इंडिया का मैप आप ड्रॉ करते हो तो 8.4 से
जो आपका कन्याकुमारी में 8.4 है, वहाँ से लेके नॉर्थ से लेके 37.6 नॉर्थ तक है, ये इंडिया का है लैटीट्यूड। लेकिन अगर हम पूरा भारत देखेंगे, भारत अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार में जो सबसे निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो वो जो है वो 6.4 पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8.4 है तो उससे बहुत नीचे है, तो वो 6.45 है। तो अगर हम बात करेगा कि इंडिया का लैटीट्यूड कितना है, तो हम बोलेंगे 6.45 से 37.6। लेकिन अगर बोलेगा मेन लैंड का, तो मेन लैंड का यही मेन लैंड ये है भारत का पूरा, ठीक है। तो मेन लैंड का कितना है, 8.4 से 37.6 नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटीट्यूड के बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड पता है कैसे होता है, लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड भारत का कितना है, देखिए यहाँ से, ठीक है, ये कितना है हमारा 68.7। तो ये जो लाइन है वो कितना है 68.7 ईस्ट से लेके यहाँ पे देखिए कहाँ तक जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश का ये लास्ट पॉइंट है, तो 67.25 ईस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड कितना है भारत का 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो लाइन अब दिख रहा है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्यों को हमारा काटती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 62.30 ईस्ट, जिसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो देखिए ये कितने राज्यों को काट रहा है, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन आप देखिए, ये लाइन, ये क्या है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके आधार पे भारत में टाइम का टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो कितने राज्यों को जा रहा है, ये सबसे पहले मिर्ज़ापुर को क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये यूपी को काट रहा है, ठीक है, ये एमपी को काट रहा है, ये छत्तीसगढ़ को काट रहा है, ये आंध्र प्रदेश को काट रहा है, और ये सॉरी तो उड़ीसा को काट रहा है, आंध्र प्रदेश को। तो कितने राज्य काट रहा है, आंध्र प्रदेश 1, उड़ीसा 2, छत्तीसगढ़ 3, एमपी 4 और यूपी 5। तो टोटल 5 राज्यों को हमारा जो भारत का मानक रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो काट रहा है, समझ गए ना। उसी तरह से आप देख सकते हैं इस मैप में और सारा चीज़ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो यहाँ पे है और पौंडीचेरी थोड़ा इससे बगल में है, ठीक है, बगल में, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ काम का देखने का नहीं है। ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपका दमन एंड दीव है और यहाँ जो है आपका दादरा नगर हवेली है, ये थोड़ा देख लो, और कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये भारत का जो है वो आपका क्या था, मैप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है, कौन सा वेस्टर्न मोस्ट है। तो आपने अभी देखा कि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ईस्ट में आता है, और राजस्थान, गुजरात जो है हमारा यहाँ, अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में, और यहाँ पे देखिए ये वाला ये पॉइंट, ये क्या है 68.7 ईस्ट, वो क्या है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात सबसे वेस्ट में, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन से और आपको क्या पढ़ना है, मैंने जो अभी बताया वो आप देख लीजिएगा कि क्या पता पूछ ले यूपीएससी के कितने राज्यों को काट के हमारा भारत का मानक रेखा समय रेखा जाती है, या कि और कौन कौन से को काटती है, वो पूछ सकता है। इसमें बहुत को तेलंगाना भी मार सकते हैं, एमपी में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं कि नहीं आंध्र प्रदेश को काटता होगा, तमिलनाडु को भी काटता होगा। तो 5 राज्यों को काटता है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, और इस क्वेश्चन से आपको पढ़ना ये है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, या जो हमारा मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कौन कौन से देश को काटती है, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कंट्रीज कट बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कट बाय इक्वेटर, पहले इक्वेटर सर्च कर लीजिए कितने देश को काटता है। तो यहाँ पे आप खोलेंगे इसको, इमेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि इतने सारे देश को इक्वेटर काटती है, जैसे कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, फिर अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो साओ टोम है, गैबन है,
कॉन्गो है, युगांडा है, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया है, सोमालिया है, फिर इधर बात करेंगे तो मालदीव्स है, फिर इधर इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये सारे आइलैंड, ये सारे देश को काटता है। और कोई अगर आपको फ़ोटो देखना है तो और आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक मिल जाएगा। तो ये आपको सब मिलता है, नेट पे सब अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक ऑफ, मतलब हमारा जो कर्क जो है विषुवत रेखा को किससे काटता है, इक्वेटर से। उसी तरह आपको सर्च करना है कि जो कर्क रेखा, ये आप लाइन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये और ठीक है, उसी तरह आपको सर्च करना है ये हमारा जो ये है आपका हमारा जो कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा है। ये कितने देश को काटता है, कौन कौन से देश को काटता है। ये हमारा मकर रेखा है, ये कितने को काटता है। तो इससे क्या होगा कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेटर किसको काटता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यह पूछ दिया यूपीएससी ने कि रेन फॉरेस्ट जो है, वर्षावन कहाँ मिलता है, तो आपको पता है कि ट्रॉपिक हमारा इक्वेटर के अगल बगल मिलता है, तो वो भी पूछ सकता है। या दे दिया कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए देश को, तो उसमें आपको पता है। तो बहुत सारा चीज़ में ये यूज हो जाएगा ऑप्शन। ये आपका जो पढ़ के जाएंगे आप कि कौन कौन सा देश जो इक्वेटर को काटता है, कौन कौन सा देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा काटा जाता है, कौन कौन सा देश मकर रेखा के द्वारा काटा जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, इतना आपको कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज करना है। इससे आपका दिमाग पूरा एक्सपैंड हो जाएगा और कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा बना ले जाओगे, ठीक है। हमें पकड़ना है पैटर्न कि किस किस चीज़ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसको थोड़ा दिमाग लगाना है। वो मेरा काम है कि कहाँ कहाँ से पूछेगा, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। मैं बस जो आपको बोल रहा हूँ उसको आप जो है अच्छे से थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा मैं जितना बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। मैं वैसे इसका नोट्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब दे दूंगा एक बार हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब। लेकिन तब तक आप थोड़ा थोड़ा जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। बोर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा है द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बोल रहा है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दोस्तों हमारा पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी की राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैंने डिटेल में आपको पॉलिटी में पढ़ाया है, ज़रूर देखिए, आपको डीपीएसपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सब आर्टिकल भी याद हो जाएगा, और कौन कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, कहाँ कहाँ से पूछा है, वो सब मैं बताया हूँ उसमें, ठीक। तो ये सही बात है कि ये हमारा जो है बताता है कि देश का जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का कैसा होना चाहिए, है ना। फिर बोल रहा है कि जो भी इसमें प्रोविजंस है आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो ये सही बात है कि इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको कोर्ट खुद से लागू नहीं कर सकता है। कुछ जो चीज़ उसमें लिखा हुआ है वो राज्यों पे छोड़ दिया गया था कि राज्य जो है अपने हिसाब से कोई कानून बना के लागू कर सकते हैं। इसलिए उसमें लिखा है मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। तो हम लोग जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाए हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम लाए। उसमें लिखा गया है कि राइट टू वर्क देंगे, तो हम लोग मनरेगा लेके आए। उसमें बच्चों के एजुकेशन के बारे में बोल दिया, तो हम लोग राइट टू एजुकेशन लेके आए। उसमें बोला गया है कि महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा, तो हम लोग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लेके आए। तो जो उसमें लिखा गया है सरकार ने कानून लाया। फिर अगर उस कानून को कोई लागू वागू नहीं होता है तो फिर जाके हम कोर्ट वोट या कहीं जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं कि नहीं ये चीज़ लिखा है तो हमको दो। वो सरकार पे डिपेंड करेगा कि तब कब देना चाहता है, कब नहीं देना चाहता। लेकिन एक बार कुछ लिख दिया तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तब हम कोर्ट वोट जा सकते हैं, समझ में आया। बशर्ते आप उस योजना का लाभार्थी हों, बेनिफिशियरी हों, एलिजिबिलिटी आपका योग्यता होना चाहिए। इसीलिए ये बोला जाता है कि इसको कोर्ट जो है इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता है, मतलब खुद से लागू नहीं कर सकता, सही बात है। यहीं अगर बोलता है फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट में ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप लागू होता है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल है। उसी तरह से जो प्रीएम्बल है वो भी नॉन इन्फोर्सेबल है, उसको भी सरकार जब चाहेगा तब लागू कर सकता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि नहीं लिखा हुआ है तो हमको दो, वो डिपेंड करता है सरकार पे, समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ मान लीजिए है वो सही है या गलत है, उसको डिसाइड करने के लिए जो कोर्ट है वो प्रीएम्बल या फिर डीपीएसपी का सहारा ले सकता है। मान लीजिए कोई चीज़ डिसाइड करना है, ये वाला वाई चीज़ सही है या गलत है, तो इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी जो है वो डीपीएसपी को पढ़ सकता है। अगर डीपीएसपी में वो लिखा होगा तो बोल सकता है हाँ ये चीज़ सही है, या प्रीएम्बल में लिखा होगा तो बोलता है हाँ ये चीज़ सही है। मतलब कोई चीज़ को डिसाइड करने के लिए सही है या गलत है वो जुडिशरी डीपीएसपी और प्रीएम्बल का प्रस्तावना का सहारा ले सकता है, लेकिन उसको खुद से वो लागू नहीं कर सकता है प्रीएम्बल और डीपीएसपी को, ठीक है। फंडामेंटल राइट को तो कर ही सकता है, वो तो अपने आप में लागू हो जाता है ना। तो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी।
7th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग 8वां देखते हैं। बोल रहा है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है, विच वन ऑफ द गिवन इज हाईएस्ट वेट। ठीक है, तो बोल रहा है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो हमारा है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है। आपको पता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र है, जिसका जीडीपी में तकरीबन 30% के आसपास रोल है, 25-30% के आसपास। ठीक है, उनमें से 8 इंडस्ट्री ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसी को हम लोग 8 कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस कोर इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ, कैसे हुआ, उससे पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस इंडेक्स को हर महीना पब्लिश करता है एक संस्था जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ DIPP है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जो नाम चेंज हो गया, एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर में एक ऑफिस आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये ऑफिस हर महीना इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज मतलब इंडेक्स निकालता है और बताता है कि इस कोर इंडस्ट्री में जो 8 इंडस्ट्री हैं जो आगे हम बताएंगे, उसमें किस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा हुआ है। ठीक है, तो इस जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें जो इंडस्ट्री आता है वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तीसरा हो गया, पहला कोल, तीसरा कच्चा तेल, तीसरा हो गया नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट। ठीक है, 4 हो गया। 5वां है हमारा फर्टिलाइज़र, उर्वरक। ठीक है, 6ठा है हमारा स्टील, इस्पात। 7वां जो है वो है हमारा सीमेंट। ठीक है, और 8वां जो है वो इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल 8 इंडस्ट्री को हम लोग 8 कोर इंडस्ट्री में रखते हैं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, 4 हो गया, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। टोटल 8 इंडस्ट्री हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना दोस्तों, वो पूरा जो हमारा IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP होता है कि हर इंडस्ट्री में कितना प्रोड्यूस किया, उसको हम लोग IIP बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में का जो 40% वेटेज वो आपका 8 कोर इंडस्ट्री ही लेके आता है। देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोग सभी इंडस्ट्रीज का कितना प्रोडक्शन हुआ वो निकालते हैं, उसमें से 40% जो वेटेज है वो 8 कोर इंडस्ट्री का है। तो आप समझ सकते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस 8 कोर इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्री 8 इंडस्ट्री आते हैं। इन 8 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है, पहले वेटेज सबसे ज़्यादा था इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट का। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, 2015 का है, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो था आपका बिजली का, विद्युत का। ठीक है, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। तो ये जो कि पुराना क्वेश्चन है इसलिए आंसर होगा विद्युत। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज 8 कोर इंडस्ट्री में रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये याद रखेंगे। और सबसे कम वेटेज अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, तो सबसे जो कम वेटेज है दोस्तों वो है हमारा फर्टिलाइज़र का। तो जो उर्वरक उत्पादन है वो 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे कम वेटेज है। सबसे ज़्यादा क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, लेकिन उस समय क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा था तो विद्युत है होगा। ठीक है, और ये याद करिएगा 8 कोर इंडस्ट्री कौन पब्लिश करता है मैंने बता दिया। और पूरे जो IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उसमें 40% जो वेटेज होता है वो यही 8 कोर इंडस्ट्री का होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन हैविंग ए स्वाम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन विच दैट सपोर्ट्स ए रिच बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है इसलिए अनूठा है कि वहाँ एक
प्लवमान मतलब फ्लोटिंग तैरता हुआ वनस्पति से युक्त अनूप ये स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। मैंने आपको जब नेशनल पार्क पढ़ाया था, ठीक है, उसमें आपको बात किया था, भितरकनिका का भी बात किया था, केबुल लामजाओ का भी, केवलादेव खाना का भी, और ये सुल्तानपुर का बात नहीं किया था, बाकी तीनों का बात किया था। इसमें मैंने बताया था जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो आपका लोकटक झील में है, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है, वहीं पे आपको एक तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलता है, उसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ पे एक डियर मिलता है जिसको हम लोग सांघाई डियर बोलते हैं, या ब्रो एंटलियर डियर भी इसमें बोलते हैं, ठीक है, जो इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का। तो यहाँ पे जो तैर रहा है वो क्या तैर रहा है? फुमडी। फुमडी एक तरह का घास होता है, ठीक है, जो तैरता है पानी के ऊपर, और उसी पे हिरन रहता है जिसको बोलते हैं संघाई डियर या ब्रो एंटलियर डियर, ठीक है। आपको पता है वो होना चाहिए कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मैंने आपको रामसर साइट जब पढ़ाया था 2014 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड, था ना, पूछा था ना कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन उसको, देखिए यूपीएससी के 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको करा दिया। मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है करना, इसलिए क्योंकि रिपीट करता है ऑप्शन। तो 2014 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए दूसरा, क्या बोल रहा है कि अगर वेटलैंड को हम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या जो है मतलब है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में मैंने बताया था कि भारत में दो ऐसे साइट जगह हैं, रामसर साइट, जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। एक है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और दूसरा है केवलादेव, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है। जो बच्चे पढ़ मेरे साथ डिस्कशन किए होंगे वो सुने होंगे, ठीक है। पहले चिल्का झील भी था। तो अब यूपीएससी क्या किया देखिए, अगर इसमें आप मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते और पढ़ लेते केबुल लामजाओ है मणिपुर वाला, और केवलादेव भी है, तो ये जो क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा है, देखिए भितरकनिका भी ऑप्शन में रिपीटेड है, आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बताया। देखिए केबुल लामजाओ रिपीटेड है, ये अगर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आपने पढ़ा था, केवलादेव दो ऑप्शन तो रिपीट कर गया ना, तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो वहाँ पे अगर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ते तो वहाँ पे केबुल लामजाओ तो है ही उसमें शामिल, तो केबुल लामजाओ के बारे में डिटेल में पढ़ते तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाता है। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग केबुल लामजाओ के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भितरकनिका के बारे में, केवलादेव के बारे में और सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। अब देखिए केवलादेव के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जिसमें पूछा था कि बाणगंगा और आपका यमुना नदी गुजरती है, चंबल नदी। तो लेकिन मैंने बताया था यहाँ से दो नदी गुजरती है, एक है आपका गंभीर नदी, ठीक है, और एक है बनास नदी, दो नदी गुजरती है। ये यूपीएससी को गलत मिलाया था। तो 14 क्वेश्चन मैंने दिखाया था कि नहीं, फिर से देख लीजिए। तो देखिए ये 2014 का क्वेश्चन है, इसमें है ना एक ऑप्शन में केवलादेव नेशनल पार्क, जिसमें पूछा है कि बनास और चंबल नदी में, तो मैंने बताया बनास और चंबल नदी नहीं है, बल्कि बाणगंगा और गंभीर नदी पे है, जो बताए थे यहाँ पे देखिए बाणगंगा गंभीर। तो 2014 में इसको डिस्कस किए थे। तो कोई बच्चा अगर 2014 का क्वेश्चन अगर केवलादेव अच्छे से पढ़ लेता और पूरा डिटेल में पढ़ लेता कि केवलादेव में कहाँ पे है, कौन सा उसमें जो है नदी जाता है, कौन सा उसमें जानवर मिलता है, तो आपका सही हो जाता कि नहीं हो जाता? एकदम सही हो जाता। इसलिए दोस्तों यूपीएससी के पीवाईक्यू को करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम जो है भितरकनिका के बारे में देखेंगे, ठीक है, और केवलादेव के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। केबुल लामजाओ के बारे में ऑलरेडी हमने आपको 2014 में बता दिया है प्रीलिम्स में, है ना, पीवाईक्यू किए थे। तो देखिए भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये हमारा है उड़ीसा में, ठीक है। ये हमारा रामसर साइट है दोस्तों, क्या है? रामसर स्थल है, ठीक है। ये चिलिका झील के बगल में है, भितरकनिका जो है वो चिलिका झील के अगल बगल है, ठीक है। यहाँ पे आपको गहिर माथा बीच भी है, गहिर माथा बीच, ठीक है, और गहिर माथा मैरीन सेंचुरी भी है, समुद्री वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहाँ पे दो नदी बहती है, दो तीन बहुत सारी नदियाँ हैं। मेन नदी है एक ब्राह्मणी, एक नदी है, दूसरा है बैतरनी, ठीक है, एक है धमरा, और एक है पाठशाला। ये नदी आपका कहाँ पे है? भितरकनिका में, ठीक है। और भितरकनिका से फिर यूपीएससी आगे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद
भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? सुंदरबन में, है ना। लेकिन भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? मैंग्रोव का वन वो है आपका भितरकनिका एरिया में, नेशनल पार्क में। ठीक है। यहाँ के पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री पानी का क्रोकोडाइल मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो गहीर माथा बताया ना मैंने बीच, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ओलिव रिडली टर्टल। ठीक है। ओलिव रिडली टर्टल जो है यहाँ पे प्रजनन करती है इस बीच पे आके। ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में? भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है। केबुल लामजाओ के बारे में हमने बता दिया है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क मैंने बताया, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी है, उसका राजस्थान में ये है। बहुत सारे प्रवासी पक्षी सालों भर यहाँ पे आते हैं और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व विरासत धरोहर स्थल भी है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्लस भरतपुर, आपने सुना है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, वो भी केवलादेव नेशनल पार्क के बगल में स्थित है। ठीक है। इसी को ही बोलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। और केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में। हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये आपका हरियाणा में है। ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में, हरियाणा में। ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रवासी पक्षी आपको मिलेगा। बस इतना ही याद रखो, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हो गया सबका चारों के बारे में। तो अगर बारी अब देखिए भितरकनिका भी आया ना 2015 में। अभी देखिए आगे साल पूछा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसका सेट ए है। क्वेश्चन नंबर उसका अगर आप 12 देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि 2 इम्पोर्टेंट रिवर है, वन विथ इट सोर्स इन झारखंड, एक झारखंड से निकलता है, एंड नोन बाय ए डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में उसको दूसरा नाम से जानते हैं उस नदी को। और दूसरा जो नदी है वो उड़ीसा से निकलती है, वो मर्ज करती है एक प्लेस में जो बे ऑफ बंगाल के से थोड़ी दूर पे स्थित है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट साइट दिखेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी। तो ये कौन सा एरिया है? तो मैंने बताया ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा और पाठसारा नदी है। तो दो नदी निकलती है। एक है मेन नदी ब्राह्मणी है और दूसरा है बैतरनी। दोनों जहाँ मिलती है वहीं पे आपको नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका। ठीक है। और सेम चीज़ देखिए 2011 का क्वेश्चन है और सेम ऑप्शन जो है 2015 में रिपीट किया है। तो अगर उस समय आप ब्राह्मणी बैतरनी नदी के बारे में पढ़ लेते, इस नेशनल पार्क और चारों नेशनल पार्क के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते, तो आसानी से हो जाता। अभी मैंने 2011 का पेपर आपको सॉल्व नहीं कराया है, जब कराएंगे तो सब चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में बनाता है, लेकिन हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आप एक एक ऑप्शन को डिटेल में नहीं समझते हो, इसीलिए आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ हो है, पता नहीं क्या पूछ दिया। ये एकदम बचको जैसा क्वेश्चन नहीं है। अगर 2011 का पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो बताइए 2015 वाला पेपर कुछ था आपके सामने? कुछ नहीं था। और सेम क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया है। ठीक है। जिसमें पूछा है कि एक नदी है ब्राह्मणी, ठीक है, वो जो एक झारखंड से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, तो दोनों मिल रही है, वहाँ पे क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है। ठीक। तो मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो एक सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपका आसानी से यूपीएससी में 2024 आसानी से निकल जाए दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो गया 9 का? ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक, क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फंड इंडिया। तो देखिए नेशनल इनोवेशन फंड बनाया गया है, एक राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत ने बनाया है, जिसको बोलते हैं NIIF। इसके बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नाम है नेशनल, नेशनल मतलब भारत का ही होगा, है ना। और प्लस इंडिया भी लिखा हुआ है, मतलब भारत का ही है जनरली। ठीक है। और इसको इनोवेशन कौन करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? साइंस टेक में। तो ये एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institution in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions। बोला NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। आपने बार बार सुना होगा कि इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट होता भी है, लेकिन वो ज़मीन पे हम लोग उसको लागू नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत डिफरेंस है कि कॉलेज में क्या रिसर्च हो रहा है और ज़मीन पे क्या उसका डिमांड है। ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि जो भी हम इनोवेशन करेंगे उसमें लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल जो स्कूल्स है, कॉलेज है, उसके साथ उसको जोड़ के रखेंगे, ग्रास रूट लेवल पे करेंगे। इसीलिए NIF का निर्माण किया गया था।
ना कि बड़े बड़े भारत के कॉलेज में विदेशी शिक्षण संस्थानों की मदद से एडवांस रिसर्च करना नहीं। हमें यहाँ पे ग्रास रूट पे रिसर्च डेवलपमेंट करना है, एकदम ग्राउंड पे जुड़ के, ताकि जो है जो रिसर्च डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, उसका जो है पूरा फ़ायदा नीचे के लेवल को मिले। इसीलिए हमारा ये होगा गलत। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो लेकिन इसमें हम लोग को और भी चीज़ पढ़ लेना चाहिए। जैसे हम लोग को पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन सा भारत में जो है प्रोग्राम है इनोवेशन के लिए। तो एक आपने सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, मिशन। ठीक है, अगर इनोवेशन यहाँ पे लिख दिया इनोवेशन, तो भारत में जो भी इनिशिएटिव आपको पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये थोड़ी ना अगले साल क्वेश्चन पूछेगा इनोवेशन के बारे में कि नेशनल इनोवेशन फंड के बारे में पूछेगा अटल इनोवेशन के बारे में पूछेगा। क्या पूछा है हम आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे, क्या पूछ रहा है, अटल इनोवेशन मिशन किसका है, पूछा कि नहीं। तो अगर आप 2015 में इनोवेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इनोवेशन से और भी तो टफ बना सकता है वो। तो अटल इनोवेशन किसका है, नीति आयोग का है। ठीक है, तो अब आप 2019 का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे साथ में मिलके, तो हम लोग क्या देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या क्या स्कीम है वो देख लेंगे, लेबर का क्या है, नीति आयोग का क्या है, स्किल इंडिया का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का। तब हमें हमारा कंप्लीट तैयारी होगा। तो हमें ऑप्शन के थ्रू पूरा जो है अच्छे से समझ जाना है कि क्या क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। तब हमारा आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इनोवेशन में समझ गए हमारे पास क्या क्या है, अटल इनोवेशन मिशन है जिसको नीति आयोग लेके आए। इसके अलावा हमारे पास मानक करके भी एक प्रोग्राम चलता है, इंस्पायर मानक, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको हम इनोवेशन करने के लिए प्रमोट करते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये है स्काई, SCAI, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट क्लब फॉर ऑगमेंटिंग इनोवेशन। ये भी नेशनल वाइड स्टूडेंट के द्वारा एक प्रोग्राम है, स्टूडेंट क्लब फॉर ऑगमेंटिंग इनोवेशन, स्टूडेंट के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, हमारे पास GTIAF है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रासरूट टेक्नोलॉजी GTIAF, ग्रासरूट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक्विजिशन फंड। 2011 में ये बना था, ये फंड ग्रासरूट लेवल पे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास G2G मॉडल है। G2G मतलब ग्रासरूट टू ग्लोबल मॉडल है, जिसको NIF लेके आया है कि हम ग्रासरूट लेवल से इनोवेशन करते करते ग्लोबल लेवल पे ले जाएंगे। इसको G2G मॉडल बोलते हैं। ठीक है, G2G याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान से समझना है। ठीक, तो ये हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे दोस्तों। हम इतना अच्छे से आपको धीरे से सब चीज़ समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को रिवीजन बढ़िया से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है आने वाले 5 से 6 महीने में रगड़ के जो है तैयारी कीजिए। 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, CSAT का पूरा प्रैक्टिस हो जाए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन का हो जाए, सब अच्छे से नोट्स आपका तैयार हो जाए, नोट्स रिवीजन हो जाए, है ना, करंट अफेयर हो जाए और टेस्ट सीरीज हो जाए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप रगड़ के पूरा 5-6 महीना पढ़ेंगे नहीं अभी से, डेली 10-12 घंटे। तो आप लोग की सुविधा के लिए 1 जनवरी से मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें पूरा प्रीलिम्स का कंप्लीट प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जितने भी बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आर्ट एंड कल्चर का है, नितिन सिंघानिया है, मृणाल सर का इकोनॉमी है, साइंस टेक है, सबको अच्छे से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा बेसिक बुक्स का, प्लस उनका नोट्स दिया जाएगा। आपको और कहीं नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। डेली 2 से 3 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, और हमारा क्लास 20 मई से 25 मई तक चलेगा। 26 मई को आपका पेपर है, उसके बहुत पहले ही आपका पूरा सिलेबस 3-4 बार रिवीजन करके कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 5 महीने का कोर्स है उसका जो प्राइस है मात्र 299 रुपीज़ है, 299 रुपये। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 से आप क्लास को देख सकते हैं, क्लास को कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, किस तरह से आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 23 दिसंबर को, वहाँ पे सारा चीज़ आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक क्या कीजिए आप PYQ जो करवाया जाता है उसको आप रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, थोड़ा थोड़ा लिखिए। नोट्स तो मैं दे ही दूँगा 1 जनवरी 2024 को इस कोर्स में सारा चीज़ का। और अभी मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया है, जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको पढ़ा दिया हूँ लगभग 80 to 85%। कुछ वीडियो जाएंगे थोड़े थोड़े सब में, जिसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस टेक जो है हम लोग 20 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं, और ये जो कोर्स है वो 1 जनवरी 2024 से आएगा। चैनल पे वीडियोज आते रहेंगे, लेकिन ये जो डेडिकेटेड कोर्स है, जो चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप में और एक पर्सनल अटेंशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं 5 से 6 महीने में, वो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 299 का है, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे किस तरह से ज्वाइन करना है 23 दिसंबर को। बाकी तब तक अपना अच्छे से आप पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप इसके अभिन्न अंग हैं। ये आपका परिवार है, हम लोग का परिवार है, ठीक है। और आप ही इसके एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए और मन से पूरे लगन और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई कीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसा मेरा मंगल कामना है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।